आउट ऑफ दीज 6 साइड्स, जो भी हमारे पास साइड्स बॉन्डेड होंगी विद द फिलिंग मटेरियल, तो वो हमारे पास बॉन्डेड सरफेसेस के अंदर काउंट होंगी, एंड द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग विल बी इन द अनबॉन्डेड सरफेसेस। ठीक है, सो इन दिस केस यहाँ पे लाइक हमारे पास क्लास 4 कैविटी है, तो यू कैन सी दैट there are 2 bonded surfaces and rest 4 are the unbonded surfaces. In all, अगर हमारे पास cubical form के अंदर cavity available है, so in all 6 sides, out of 6 sides, 2 are the bonded surfaces and the rest of the 4 are unbonded. So here in this case, if we can calculate the C factor, so you will going to divide the bonded surfaces with the unbonded surfaces. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 2 बॉन्डेड हैं और 4 अनबॉन्डेड हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 will be 0.5 will be the C factor. क्लियर है आवाज मेरी? आवाज मेरी क्लियर है तुम लोगों को? अब बेहतर है आवाज? अगर इन केस प्रॉब्लम हो तो मुझे बीच में इंटरप्ट करके बता देना। ओके, सो हेयर इन दिस केस अगर तुम लोग देखो, हमारे पास जो सी फैक्टर है इन दिस टाइप ऑफ कैविटी, इट द सी फैक्टर वैल्यू इज 0.5। एक चीज जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द सी फैक्टर, कि जितनी वैल्यू कम होगी दैट विल बी फेवरेबल फॉर अस। ठीक है, अगर वैल्यू सी फैक्टर की ज्यादा होगी हमारे पास, तो इट विल इंडिकेटिंग दैट हमारे पास स्ट्रेस है इन दैट कैविटी वो ज्यादा है। ठीक है, और जितनी वैल्यू कम होगी सी फैक्टर की, दैट विल बी गोइंग टू इंडिकेट दैट द स्ट्रेस इन दैट कैविटी विल बी मिनिमम। ठीक है, तो स्ट्रेस कम होना चाहिए। स्ट्रेस अगर ज्यादा होगा तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करा देगा, तो फिलिंग मटेरियल का विद दैट सब्सटेंस होगा, एंड एज अ रिजल्ट अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, सेकेंडरी कैरीज और percolation of fluid, and then ultimately the failure of that cavity will going to occur. तो यहाँ पे मैंने समराइज करा हुआ है इन दिस स्लाइड, यू कैन सी कि हमारे पास लाइक क्लास 1 कैविटी है, तो इसमें हमारे पास जो बॉन्डेड सरफेसेस हैं वो हमारे पास, और अनबॉन्डेड सरफेसेस किस तरह से मिल रही है, बॉन्डेड टू अनबॉन्डेड का रेशो यहाँ पे जो है वो सी फैक्टर की वैल्यू है 5, बहुत ज़्यादा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है सी फैक्टर की। तो इन दिस क्लास जो हमारे पास स्ट्रेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और चांसेस ऑफ द break of that bond between the film material and the natural tooth content के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह क्लास 2 और 3 के अंदर अगर देखो तो सी फैक्टर हमारे पास 2 आ रहा है, क्लास 5 में हमारे पास जो है वो उससे कम है, एंड देन क्लास 4 में जो है वो 0.5। ठीक है, बेसिकली हम डिवाइड कर देंगे बॉन्डेड सरफेसेस को विद द अनबॉन्डेड सरफेसेस। ऑल जो भी हमारे पास कैविटी है उसके अंदर तुम लोग काउंट करोगे कि फिलिंग मटेरियल जो है वो कितनी सरफेसेस के साथ, जो टूथ के साथ एडहेयर हो रहा है वो कितनी सरफेसेस है, तो वो बॉन्डेड सरफेसेस के अंदर काउंट होंगी। और जो ओपन एयर सरफेस है जो बाउंड नहीं है किसी भी टूथ कंटेंट के साथ या टूथ की वॉल के साथ ऑफ द कैविटी,
वो हमारी अनबॉन्डेड होगी, ठीक है। देन यू विल गोइंग टू डिवाइड द बॉन्डेड सरफेसेस विद द अनबॉन्डेड सरफेसेस, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सी फैक्टर। और ये पूछा जा सकता है तुम लोगों से इन योर वाइवास, इन योर बीसीक्यूज, तो इसके अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट तुम लोगों को जो है वो क्लियर होना चाहिए। देन मूविंग फॉरवर्ड, यू कैन सी हियर हमारे पास जो लेफ्ट पे है ये कैविटी, इसके अंदर जो है वो लो रिस्क है ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन और ऑफ द ऑफ दैट बॉन्ड। और देन व्हेन वी मूविंग टुवर्ड्स द राइट, तो यहाँ पे there are chances of the breaking of that bond between the tooth wall and the cavity वो ज़्यादा हो जाएगा, उसके chances bond होने के, because यहाँ पे जो bonded surfaces हैं उनका नंबर ज़्यादा है with with respect to the unbonded surfaces. So यहाँ पे you can see here the C factor is 5 in this case, और हमारे पास स्ट्रेस ज़्यादा होगा इस टाइप की कैविटी के अंदर, एंड द चांसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दैट बॉन्ड विल गोइंग टू बी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो है वो अनबाउंडेड सरफेस ज्यादा है। ओके, इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम लोगों का? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वन ऑफ यू से नो। सी फैक्टर तुम लोग कैविटी का निकालोगे वो किस तरह से निकालोगे? बॉन्डेड सरफेसेस काउंट करोगे ऑफ द कैविटी। यहाँ पे तुम देख सकते हो लाइक ये हमारे पास कैविटी है, क्लास 1 और 5 इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ग्रीन कलर की वॉल्स आ रही हैं, दीज आर द बॉन्डेड सरफेसेस, और यहाँ पर सिर्फ एक सरफेस है जो ऊपर की, जो हमारे पास ओरल कैविटी में एक्सपोज हो रही है या फेशियल सरफेस पे एक्सपोज होगी इन क्लास 5 कैविटी के अंदर। तो that only one surface is unbonded and the rest 5 of the surfaces are bonded with the tooth substance, ठीक है। तो इस तरह से हम जब 5 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे सी फैक्टर निकालने के लिए, तो द वैल्यू विल बी 5, यानी इस केस में हमारे पास सी फैक्टर 5 है, दैट इज द मैक्सिमम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दैट बॉन्ड बिटवीन द substance and the filling materials बढ़ जाएगा in this case, और स्ट्रेस भी ज्यादा होगा this in this type of cavity, ठीक है। जिस जिस कैविटी के अंदर की वैल्यू ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली वहां पे स्ट्रेस ज्यादा होगा हमारे पास। इज दैट क्लियर? मैंने रिपीट कर दिया ये दोबारा सो दैट यहाँ पे बॉन्डेड 5 सरफेसेस इस तरह से है कि जब तुमने क्लास 1 कैविटी बनाई है ये, ठीक है, ऑन द ऑक्लूजल सरफेस, तो वो इस तरह की नजर आएगी आफ्टर मेकिंग द कैविटी क्लास 1। अब जब तुम इसमें फिलिंग मटेरियल प्लेस करोगे तो वो फिलिंग मटेरियल उसकी कौन कौन से सरफेसेस के साथ एडहियर होगा, ठीक है, वो इन सारी मेजियल, लेटरल और जो बेस की जो सरफेसेस है, पांचों सरफेसेस के साथ हमारा फिलिंग मटेरियल बॉन्ड करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट द ऑक्लूजल सरफेस जो हमारे पास ऑक्लूजल कैविटी के अंदर एक्सपोज हो रही है, सिर्फ उस सरफेस के अंदर बॉन्ड नहीं हो रहा, अदरवाइज बाकी जो सरफेस हैं उसमें हमारा फिलिंग मटेरियल गोइंग टू बॉन्ड विद द टूथ वॉल, ठीक है। सो इस तरह से फिर हमारे पास जो है वो इस कैविटी के अंदर 5 बॉन्डेड सरफेसेस हैं एंड 1 अनबॉन्डेड सरफेस है। अब क्लियर हुआ? दोबारा से रिपीट कर दिया मैंने सो दैट के ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज सी फैक्टर की वैल्यू बाद में निकाल नहीं सकोगे अपने आप, ठीक है। तो हमारा जो फिलिंग मटेरियल है वो जितनी सरफेसेस के साथ खुद की जो उस कैविटी के अंदर बॉन्ड करेगा वो हमारी बॉन्डेड सरफेसेस के अंदर काउंट होंगी, और रेस्ट
ऑफ द वंस हमारे पास जो है वो अनबॉन्डेड सरफेसेस होंगी, ठीक है। और इस तरह से then you will going to divide the bonded surfaces with the unbonded surfaces, तो C factor ज़्यादा आएगी तो it will be indicating that more stress is there in that cavity। यहाँ पे हम लोग देख सकते हो कि हमें जो है वो बॉन्डेड को अनबॉन्डेड की सर्फेसेस को काउंट करके और उनको डिवाइड करके यहाँ पे ये वैल्यूज एक्सपेक्ट करी हुई है। सो बाय एक्सपेक्टिंग दैट वैल्यूज हम ये जो है वो बता सकते हैं कि कम वैल्यू वाली सी फैक्टर की जो कैविटी है उसमें स्ट्रेस कम होगा और चांसेस ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ दैट बॉन्ड बिटवीन द सब्सटेंस एंड द फिलिंग मटेरियल जो है वो कम होगा। और वाइस वर्सा जहाँ वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? मल्टीपल टाइम मैंने रिपीट करा सो दैट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए तुम लोगों को। मूविंग फॉरवर्ड टू द टाइप ऑफ कैविटी, जब हम जो है वो और कंपोजिट रेस्पिरेटिव मटेरियल्स के लिए कैविटी प्रेप करेंगे, कैविटी बनाएंगे, तो हमें ये ख्याल रखना है इन दोज टाइप ऑफ कैविटी हम मार्जिन फिल करेंगे। यहाँ पे यू कैन सी ये हमारे पास वॉल ऑफ द कैविटी है जो हेयर इन दिस केस देयर इज अ 90 डिग्री एंगल ऑफ दैट कैविटी वॉल, ठीक है। हमने क्या करा है, कैविटी बनाने के बाद जो मार्जिन है कैविटी की उसमें हमने बेवलिंग कर दी है। इस बेवलिंग करने के दो तीन जो है वो पर्पसेस हैं। वन ऑफ द मेन और इम्पोर्टेंट पर्पस फॉर बेवलिंग द मार्जिन ऑफ द कैविटी वो क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया हम इंक्रीज कर रहे हैं सो दैट जो बॉन्ड है जो फिलिंग मटेरियल का और खुद सब्सटेंस का उसका एरिया जितना इंक्रीज होगा तो बॉन्डिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी हमारी between the substance and the filling material by doing the beveling of the margin of the cavity we will going to increase the surface area increase होगा, so cavity की strength increase होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कॉन्सेप्ट तुम लोगों को इन चीजों के क्लियर होने चाहिए, अपने वर्ड्स में बाद में डिफाइन कर दो वो प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए इन चीजों का कि इन द रेस्टोरेटिव कंपोजिट मटेरियल्स जब हम कैविटी बनाएंगे तो मार्जिन हम बेवल करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। सो दैट यहाँ मार्जिन से debonding ना हो between the filling material and the substance, because debonding अगर होगा तो then again percolation of fluids and then it will lead to the secondary caries and ultimately failure of that filling. I hope so. Is that clear to you? So moving forward to the properties of composite materials, basically सारी प्रॉपर्टीज पे जो इन्फ्लुएंस है हमारा कंपोजिट का वो फिलर कंटेंट की वजह से है। ये वाला पॉइंट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि फिलर कंटेंट, फिलर शेप, फिलर साइज और फिलर कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोजिट मटेरियल को जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगी और चेंज कर देंगी ओवरऑल। लाइक हमने डिस्कस करा था कि हाइब्रिड कंपोजिट्स के अंदर कन्वेंशनल माइक्रोफिल्ड फील्ड इनके अंदर हम सिर्फ जो है वो ओवरऑल फिलर कंटेंट के अंदर वेरिएशन कर रहे थे जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो मटेरियल था कंपोजिट था उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इन ऑल चेंज हो रही थी विदाउट चेंजिंग द अदर कंटेंट, सिर्फ हम फिलर के साथ वेरिएशन कर रहे थे, ठीक है। सिमिलरली रिलेटेड टू द थर्मल प्रॉपर्टीज, अगर हम फिलर कंटेंट इंक्रीज कर देंगे तो by increasing filler content the coefficient of thermal expansion will going to decrease, vice versa है ये दोनों चीजें
और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमें कम ही रिक्वायर्ड है, अगर ज़्यादा होगा तो दैट विल लीड टू द फेलियर ऑफ दैट फिलिंग मटेरियल। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द फिलर कंटेंट we will going to decrease the coefficient of thermal expansion. Similarly, if the mismatched values of the tooth substance and the filling material will happen, so as a result the percolation of fluid will going to be happen. So by decreasing the mismatched values between the tooth substance and the composite material, we will going to increase the filler content. ठीक है, is that clear? Now talking about the mechanical properties of composite, again यहाँ पे it will going to depend on the filler content, filler type, and the coupling agent you will going to use in that type of composite. ठीक है, एक चीज जो important है related to this mechanical property, तो ये है, you can see in the second last and last point that the compressive strength and the fatigue limit of both of these properties are higher in light pure composites as compared to the chemically pure composites. यानी क्या मतलब हुआ इस बात का कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड द फटीग लिमिट जो है वो दोनों अच्छी किसमें है, लाइट प्योर कंपोजिट्स में एज कम्पेयर टू द केमिकली प्योर कंपोजिट्स। ऐसा क्यों है? because in chemically pure composites there are chances of porosities that will going to happen because हम उसमें दो different paste और दो different materials को mix करते हैं और in that mechanical mixing there are chances air incorporate हो उसके अंदर और तो फिर ultimately उसकी जो strength है, जो fatigue limit है, उसको वो कम कर देती है as compared to the light pure composites. Now one important thing related to the composite material, यहाँ पे last line में you can see that this is the vector. एक चीज हमने पहले डिस्कस कर ली है सी फैक्टर, अगेन वो इम्पोर्टेंट है, उसके रिलेटेड तुम्हारा कॉन्सेप्ट है होना चाहिए। मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी कर दिया था, इसीलिए कि सी फैक्टर क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस है वो बतानी चाहिए। नाउ सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कैन सी दैट इन दिस लास्ट लाइन कर्नल फैक्टर, ये क्या है? बेसिकली फिलर लोडिंग। हम जो कंपोजिट बना रहे हैं उसमें जब हम फिलर कंटेंट ऐड कर रहे हैं और हम फिलर कंटेंट लोड कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है किस पर, ऑन द कर्नल फैक्टर, यानी हम कौन सी टाइप का फिलर और किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो हमें बताएगा कि वो कौन सी टाइप का कर्नल फैक्टर है। यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि डिफरेंट पैटर्न्स आर अवेलेबल ऑन दिस स्लाइड। बेसिकली लाइंस यहाँ पे हैं, ये शो कर रही हैं फिलर को, और एक जो ब्लैक बेस है हमारे पास बेसिकली वो रेजिन कंपोनेंट है, एंड दीज व्हाइट लाइंस शोइंग द फिलर कंटेंट। सो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स के हैं कर्नल फैक्टर, ठीक है, ए बी सी। इस स्लाइड में तुम तीनों को एक साथ समराइज फॉर्म में देख सकते हो that in type A the value of that kernel factor is 1, and in B type kernel factor the value is 0.5, and in C type the kernel factor value is reduced to 2। ठीक है, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली फिलर लोडिंग का डिफरेंस है इन टाइप्स में। हमारे पास ए के अंदर जो है वो यूनि डायरेक्शन के अंदर फिलर लोड हुआ है, यानी इन सिंगल डायरेक्शन के अंदर फिलर कंटेंट इज लोडेड इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज यूनि डायरेक्शन। नाउ बी कैन सी द कंटेंट इज लोडेड इन टू डायरेक्शंस। ठीक है,
बाय डायरेक्शनल है बी वाला, जिसके अंदर एक हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो पैटर्न्स के अंदर हमने फिलर लोड करा है, ठीक है। इनके हमने सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर फिलर लोड करा है। और while talking about the type 3, that is C, you can see here कि this is multi-directional। यहाँ पे हमारे पास कोई एक या दो डायरेक्शंस नहीं है, बल्कि मल्टी डायरेक्शंस के अंदर हमारे पास फिलर लोडिंग हुई है। सो यहाँ पे सबसे कम फिलर लोडिंग हमें मिलेगी। हमें जब कॉम्पोजिट्स के अंदर फिलर ज्यादा लोड कराना है या फिलर कंटेंट ज्यादा ऐड कराना है, तो हमें टाइप ए को प्रेफर करना पड़ेगा और टाइप ए का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट बाय दिस वे वी विल गोइंग टू ऐड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फिलर जो हम लोड कर सकेंगे कॉम्पोजिट मटेरियल के अंदर, ठीक है। सपोज हमें 75% कंटेंट रखना है कंपोजिट के अंदर फिलर का, तो बाय following the pattern A we will going to add that much content of the filler in our composite material, ठीक है। और हम टाइप 2 की जो टाइप है हमारे पास, टाइप 2 के अंदर हम उससे आधा फिलर कंटेंट ऐड कर सकते हैं बाय बिकॉज बाय डायरेक्शनल। तो डायरेक्शन जब उसकी जो है वो चेंज हो गई है, तो यहाँ पे फिलर कंटेंट हम जो है वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसकी मैं मिसाल अगर तुम लोगों को दूं तो इस तरह से तुम लोग समझ सकते हो कि दैट इन अ सूटकेस, अगर तुम लोगों को जो है वो कपड़े रखने हैं उसमें, तो अगर तुम लोग तय कर दोगे तो तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी उसके अंदर रख सकते हो। और अगर उसको हैप्पीजर्ड वे में ऐड करोगे तो द कंटेंट ऑफ दैट थिंग विल गोइंग टू रिड्यूस, ठीक है। ई के अंदर हमारे पास 50% जो है पर रह गया फिलर लोडिंग, एंड इन सी यू कैन सी ओनली 0.2% of the content of filler we will going to add in the composite material। यहाँ पे मैंने अगेन इस स्लाइड के अंदर तीनों को एक साथ जो है वो शो करा है तुमको कि हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू दीज ए बी सी एंड तीनों टर्नल फैक्टर्स को लेते हुए हमारे पास जो टाइप ए है दैट इज बेसिकली अनीसोट्रोपिक, जिसके अंदर हम मैक्सिमम लेवल ऑफ द फिलर ऐड कर सकते हैं यूनी एक्सियल यूनी डायरेक्शन की वजह से। डी जो हमारे पास बाय डायरेक्शनल है बाय एक्सियल है, दैट इज द ऑर्थोट्रोपिक टाइप, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टीज इन टू प्लेन्स is known as orthotropic, and different properties when tested in different orientation is basically anisotropic, and the type C is the isotropic, that is similar properties in all directions, जिसमें हमने मल्टी डायरेक्शनल वे के अंदर फिलर कंटेंट ऐड करा था, और इन दैट केस हम ओनली 20% तक फिलर ऐड कर सकते थे, उससे ज्यादा इन दैट टाइप हम फिलर कंटेंट लोड नहीं करा सकते कंपोजिट मटेरियल में। ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? These all are the types of kernel factors। टाइप ए के अंदर यूनिडायरेक्शनल फॉर्म के अंदर हम जो है वो फिलर कंटेंट लोड करा रहे थे। इन टाइप 2 दैट इज द बायएक्सियल, और हम वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल वे के अंदर हम फिलर लोडिंग कर रहे थे। एंड इन टाइप सी दैट इज द मल्टी एक्सियल, यानी हमारे पास हैप्पीजर्ड वे के अंदर जो फिलर कंटेंट था वो लोड हुआ था इन दैट केस। और उसके अंदर उसका ड्रॉबैक क्या था कि उसमें हम ओनली अबाउट 20% ऑफ द फिलर कंटेंट हम ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ओवरऑल मटेरियल की हार्डनेस कम होगी, क्योंकि फिलर कंटेंट ही बेसिकली जो है वो डिपेंड कर रही होती है हार्डनेस। एंड सिमिलरली जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन यूज है वो भी बढ़ जाएंगी, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन वो वैल्यू भी बेसिकली फिलर कंटेंट पर ही डिपेंड कर रही होती है। फिलर कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतनी कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, ठीक है।
and chances of the fracture of that composite material will going to be decreased in that type of material. Not talking about the KO surface line angle. यहाँ पे यू कैन सी हमारे पास कैविटी क्रैक हुआ है और जो हम KO surface line angle कह रहे हैं that is basically the angle is forming between the cavity wall and the toe surface. ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट प्लेस कर रहा हूँ. यू कैन सी जो कैविटी मार्जिन है और टूथ सरफेस है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज बेसिकली द KO surface line angle. ठीक है, यहाँ पे here you can see that it is near to 90 degrees and यहाँ पे this angle is more than 90 degrees. ठीक है, similarly here you can see the KO surface line angle. This is almost near to the 90 degree. ठीक है, here it is also near to 90 degree, that is KO surface line angle. तो इससे रिलेटेड हम लोगों को ये पता होना चाहिए द एंगल ऑफ द कैविटी एंड द सरफेस ऑफ द tooth will be increased or near to 90 or going to be greater than 90, that is around 120 degrees. ये हमें प्रेफर करना होगा बिकॉज अगर 90 से कम रखेंगे हम एंगल को तो देर आर चांसेस दैट अनसपोर्टेड enamel or unsupported dentine वहां पे रह जाएगी and it will going to fracture after making the cavity. जब हम उसकी फिलिंग कर देंगे और फिर पेशेंट च्यू करेगा, उसको यूज करेगा द पैसेज ऑफ टाइम, देयर आर चांसेस कि इन दैट टाइप ऑफ कैविटी फिलिंग मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर हो जाए बिकॉज वहां पे अनसपोर्टेड इनेमल और अनसपोर्टेड डेंटिन रह जाएगा. तो हम प्रेफर क्या करेंगे कि KO सरफेस लाइन एंगल जो है वो या तो 90 डिग्री हो या मोर देन 90 डिग्री हो, अराउंड 120 डिग्री तक. लेस देन 90 डिग्री KO सरफेस लाइन एंगल will not be suitable. Is that clear? Now coming to the next thing is that the coupling agent. Coupling agent you all are familiar with कि हम between the resin and between the filler इन दोनों को जो है वो in the composite material बाइंड करने के लिए यूज करते हैं. एंड अगर हम कपलिंग एजेंट जो है वो ना यूज करें तो उस ड्रॉबैक क्या होगा दैट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड द फटीग लिमिट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%. यानी उस मटेरियल के अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फटीग लिमिट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी अराउंड 30% विद दैट मटेरियल जिसमें हमने कपलिंग एजेंट यूज करा है. ठीक है, ये तुम लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दैट द कपलिंग एजेंट इज यूज्ड टू मेक अ गुड बॉन्ड बिटवीन द resin material and the filler material in that composite. Now the surface characteristics of composite material. यहाँ in this picture you can see ये जो हमारे पास ब्लू कलर के अंदर particles हैं, these are the filler particles and this yellow portion is basically determining the resin content. ठीक है, तो in this case on the surface of this टाइप ऑफ मटेरियल यहाँ तुम देख सकते हो कि सरफेस अनइवन है और सरफेस रफ है. इसका रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल्स जो हमारे पास फिलर के हैं दोज आर इन मैक्रो फॉर्म. बड़े पार्टिकल हमने यूज करे
जिसका ड्रॉबैक बेसिकली क्या है कि इसके जब हम सरफेस फिनिशिंग करेंगे तो द सरफेस विल बी गोइंग टू रिमेन रफ even after the surface polishing and surface finishing as compared to the one जहाँ पे हमारे पास फिलर कंटेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन हो या जो फाइन या माइक्रो फिल्ड कंपोजिट्स हो उनके अंदर हमें सरफेस फिनिशिंग अच्छी मिलेगी और वहाँ ड्रॉबैक ये होगा कि जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक द स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है वो कम होंगी एज कंपेयर टू दिस वन बट उसकी जो एस्थेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्रीज होंगी ठीक है ये जो है वो इस चीज को क्लियर कर लो कि जहाँ पे हम पार्टिकल बड़े यूज कर रहे हैं फिलर कंटेंट के वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ इंक्रीज जाएगा ऑफ दैट मटेरियल बट जो आफ्टर सरफेस फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग होने के बाद भी सरफेस रफ रहेगी एज कंपेयर टू द माइक्रो फिल्ड कंपोजिट्स ठीक है वाइस वर्सा माइक्रोफिल्ड कंपोजिट्स के अंदर एस्थेटिक प्रॉपर्टीज अच्छी मिलेंगी हमें हार्डनेस बट वहाँ पे कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द मैक्रोफिल्ड ठीक है मैक्रोफिल्ड कंपोजिट के अंदर हार्डनेस ज़्यादा होगी एंड एस्थेटिकल प्रॉपर्टीज कम होंगी एज कंपेयर टू द माइक्रोफिल्ड now after doing the dispensing and curing of the composite material हम क्या करेंगे उसके बाद सरफेस पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग करेंगे सो फॉर दैट पर्पस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल अवेलेबल हैं लाइक द रबर पॉइंट्स और द एब्रेसिव डिस्क हैं जो मैं आगे तुम लोगों को दिखाऊंगा डिफरेंट टाइप्स की हम मटेरियल्स यूज करते हैं फॉर द फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग पर्पस यहाँ पे यू कैन सी that in the left picture these are the polishing or abrasive discs for the polishing of the composite material यहाँ पे in this picture you can see कि हमारे पास these are the abrasive points and abrasive cups and abrasive disc ठीक है ये हम मोस्टली स्लो स्पीड हैंड पीस के अंदर जो है वो यूज करते हैं फॉर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द कंपोजिट मटेरियल सिमिलरली ये जो हमारे पास एब्रेसिव एंड पॉलिशिंग डिस्क है ये भी स्लो स्पीड हैंड पीस के अंदर ही अप्लाई करी जाती है नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द composites basically हम क्या करते हैं in deep cavities you will going to place a liner or a base before applying the composite ठीक है because like all other restorative materials हमारे पास जब deep करीब होगा with the filling material so there will be chances that it will going to be infected or it will going to be damaged so हम सबसे पहले क्या करेंगे अगर डीप कैविटी होगा तो देन we will going to place a liner or a base on that cavity after that we will going to etch the surface with the phosphoric acid concentration कितना होगा उसका 34 to 70% नियरली ठीक है और मोस्टली हम जो है वो 37% का फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज के अकॉर्डिंग तुम लोगों को पता होना चाहिए दैट द रेंज फॉर एचिंग हम 34 to 74% फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं कितनी देर के लिए अप्लाई करोगे इसको नियरली अराउंड 60 सेकेंड्स इन दिस पिक्चर यू कैन सी हमने ब्रश से ये फॉस्फोरिक एसिड अप्लाई करा है दिस ब्लू कलर
is basically the phosphoric acid gel. After 60 seconds, you will going to flush away this phosphoric acid with the water, and then after washing you will going to dry that edge surface with the stream of air. So after drying the edge surface, it will going to be appear like the frosty white और dull फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है वो एज सरफेस अपीयर होगी, और इसके लिए खास टर्मिनोलॉजी है जो तुम लोगों को जो है वो मोस्टली पीसीक्यू में या वाइवा में पूछी जा सकती है, दैट आफ्टर द एचिंग द सरफेस विल गोइंग टू बी अपीयर लाइक द फ्रॉस्टी वाइट। ठीक है, सो हम कैविटी प्रैप कर लेंगे, कैविटी डीप होगी तो उसमें लाइनर और बेस अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर दैट हम एच करेंगे सरफेस को विद फॉस्फोरिक एसिड। 34 to 74% तक हम यूज कर सकते हैं, मोस्टली हम 37% फॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे। ठीक है, 60 सेकेंड्स के लिए तुम लोग फॉस्फोरिक एसिड को प्लेस करोगे ऑन दैट कैविटी। आफ्टर दैट you will going to wash the phosphoric acid and then you will going to dry that edge surface। ये कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हम to increase the micromechanical retention of the dental composites, because composite की जो है वो नेचुरल बॉन्डिंग नहीं होती है विद द टूथ सब्सटेंस, तो हम फॉर दैट पर्पस हम एडहेसिव मटेरियल अप्लाई करते हैं। ठीक है, आफ्टर etching you will going to apply the adhesive material on the cavity wall, then वो एडहेसिव मटेरियल जो है हमारे पास वो वाटरी कंसिस्टेंसी के अंदर होता है और वो पेनिट्रेट कर जाता है इनटू दोज माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन जो हमने क्रिएट करी होती हैं बाय आफ्टर एचिंग। हमारा जो सरफेस खुद का वो रफ हो जाता है। ठीक है, रफ क्यों होता है, बिकॉज उसमें से मिनरल कंटेंट रिमूव हो जाता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दैट एसिड, और एज अ रिजल्ट सरफेस के अंदर माइक्रो पोरोसिटीज क्रिएट हो जाती हैं। उन पोरोसिटीज के अंदर हम एडहेसिव मटेरियल को फ्लो कराते हैं एंड हम क्योर करा देते हैं वहां पे। सो बाय दैट एप्लीकेशन वहां पे हम माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन क्रिएट कर देते हैं by the help of that adhesive। ठीक है, and then afterwards we will going to apply the composite material in the form of small increments, या हम small quantity के अंदर then composite material को dispense करते हैं और उसको फिर क्योर कराते हैं अराउंड 60 to 90 सेकेंड। ईच इंक्रीमेंट को हम क्योर करेंगे विद द क्योरिंग लाइट। यहाँ पे यू कैन सी दैट इन दिस टाइप ऑफ कैविटी हमने कैविटी प्रैप करा, लाइक दिस इज अ क्लास 1 कैविटी। देन हमने क्या करा, उसमें हमने कॉम्पोजिट मटेरियल आफ्टर एचिंग एंड आफ्टर अप्लाइंग एडहेसिव, उसके बाद हमने कॉम्पोजिट मटेरियल रखा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि बल्क क्वांटिटी के अंदर रखा है हमने। तो इन दिस केस जो फ्रैक्शन होगी या जो श्रिंकेज हमें मिलेगी वो भी बल्क क्वांटिटी के अंदर मिलेगी। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन द टूथ एंड द फिलिंग मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, या चांसेस ऑफ ब्रेकिंग बढ़ जाएगा उस बॉन्ड का बिटवीन द टूथ एंड द बिटवीन द फिलिंग मटेरियल। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस हम इंक्रीमेंटल टेक्निक यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? After dispensing the composite with the composite syringes, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे फॉर प्लेसिंग और फॉर कॉन्टूरिंग द composite material। और in the case of flowable composites, flowable composites बेसिकली जो हमारे पास वो भी syringes की फॉर्म में अवेलेबल होता है, लेकिन उसके अंदर डिस्पेंसिंग का जो प्रोसीजर है वो थ्रू द ऑफ दैट सिरिंज। यहाँ तुम देख सकते हो कि ये वाला जो सिरिंज है बेसिकली ये
फ्लोएबल कंपोजिट का सिरिंज है। ये मैंने कैसे डिफरेंशिएट बाय द टिप ऑफ दैट सिरिंज, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ कंपोजिट इज बेसिकली द कॉम्पैक्टेबल फॉर्म जो हम फिलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, और फ्लोएबल कंपोजिट जो हम फिशर सीलेंट्स के यूज करते हैं या फॉर लूटिंग पर्पस ऑफ द veneers और ऑफ द ब्रैकेट्स इन ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, उसके लिए हम फ्लोएबल कंपोजिट यूज करते हैं। अच्छा, सिमिलरली हियर यू कैन सी दिस पिक्चर कि ये हमारे पास जो है ना प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज नॉट मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। ये बेसिकली स्टील, स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ होता है, बट ड्यू टू इट्स शेप की वजह से हमने इसको नाम दिया है प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट। और बेसिकली फॉर द डिस्पेंसिंग और फॉर द शेपिंग पर्पस ऑफ कंपोजिट जो हम फिलिंग के लिए यूज करते हैं, उसके लिए हम प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखें। फॉर शेपिंग द कंपोजिट मटेरियल हम जो है वो प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉलीमराइजेशन, we will going to polymerize the composite material around nearly 60 seconds, 60 or more than 60 seconds, so that a complete polymerization will take place, ठीक है। ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्यूरिंग यूनिट जो तुम लोग यूज कर रहे हो, या डेप्थ ऑफ द कैविटी कितनी है, या शेड ऑफ दैट कंपोजिट कैसा है। और डार्कर शेड्स हमें जो है वो टाइम रिक्वायर ज्यादा होगा, बिकॉज द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इज डिफिकल्ट इन डार्कर शेड्स एज कंपेयर टू द लाइटर वन। एवरेज ऑन एवरेज हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ द इंक्रीमेंट। नियरली 2 और लेस देन 2 mm का जो इंक्रीमेंट हम पॉलीमराइज करेंगे वो अराउंड 60 सेकेंड्स हमें उसके लिए पॉलीमराइजेशन रिक्वायर होगी। इन सेल्फ प्योर कंपोजिट्स जो हमारे पास वर्किंग टाइम है नियरली वो 1 or 1.5 minute है, and the setting time is nearly 4 to 5 minutes. When we are talking about the self-pure composites or the chemical pure composites, self-pure composites को हम chemical pure composites कहकर भी जो है वो यूज कर सकते हैं टर्म, ठीक है। सो वर्किंग टाइम हमारे पास लाइट प्योर कंपोजिट्स में तो डिपेंड करेगा जब हम लाइट एक्सपोज कराएंगे, तो विद द एक्सपोजर ऑफ द लाइट द कंपोजिट विल गोइंग टू बी क्योर, ठीक है। बट टॉकिंग अबाउट टू द सेल्फ क्योर और केमिकल क्योर कंपोजिट्स, जैसे ही हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो हमारा वर्किंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज नियरली अबाउट 1 to 1.5 minute, and then after 4 to 5 minutes the whole of that material will going to be polymerized throughout the thickness of that material. और कंपोजिट की श्रिंकेज की अगर हम बात करें तो इट इज नियरली around 1.5 to 3% depending on the filler type and the filler loading. filler loading जितनी ज्यादा होगी मटेरियल के अंदर, श्रिंकेज उतनी कम होगी, ठीक है। और फिलर लोडिंग हमारे पास जो कंपोजिट मटेरियल के अंदर जितनी कम होगी उतनी ज्यादा हमें श्रिंकेज मिलेगी अपने मटेरियल के अंदर, ठीक है। ये डिफरेंस तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये अगेन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तुम लोगों से पूछा जा सकता है कि श्रिंकेज कौन से टाइप ऑफ कंपोजिट में ज्यादा मिलेगी। तो बेसिकली जहाँ पे फिलर कंटेंट कम यूज हुआ है वहाँ पे श्रिंकेज ज्यादा मिलेगी, या फिलर का जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा है, बहुत माइक्रो है, नैनो फॉर्म के अंदर है, वहाँ पे हमारे पास श्रिंकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू द मैक्रो फिलर based composites. Now, this slide is also important considering the composites जो हम प्लेस कर रहे हो कैविटीज के अंदर, तो कौन सी चीजें हैं जिसको हम
टेक केयर करेंगे सो दैट हमारा जो फिलिंग का ओवरऑल जो कंटेंट है या जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली मैक्सिमाइज करेंगे क्वालिटी ऑफ को। ठीक है, नियरली अराउंड हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। सो ऑलमोस्ट लेक्चर भी हमारा ये एंड पर ही है। इस स्लाइड को मैं पूरा कर रहा हूँ, देन आई विल गोइंग टू एंड। और जो हमारे पास 4-5 स्लाइड्स रह जाएंगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी करते हुए फिर वी विल गोइंग टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर। एडहेसिव रेस्टोरेटिव मटेरियल्स का हम जो चैप्टर है वो यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और बेसिकली टू मेक श्योर द क्वालिटी ऑफ द क्योर, जितनी ज्यादा क्योरिंग की क्वालिटी अच्छी होगी चांसेस ऑफ श्रिंकिंग उतने कम होंगे। एंड देन सेकंड पॉइंट इज मिनिमाइजिंग द एडवर्स ऑफ पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। श्रिंकेज जितनी ज्यादा मिलेगी हमें कंपोजिट मटेरियल, उतनी ज्यादा चांसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू make sure a good composite filling, we will going to maximize the quality of cure, we will going to minimize the polymerization shrinkage। ठीक है, इन केमिकली क्योर composites जो हमें श्रिंकेज मिलती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मटेरियल मिलती है। ठीक है, वाइस वर्सा जब हम लाइट क्योर कंपोजिट की बात करें तो हमें श्रिंकेज मिलेगी टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। ठीक है, ये डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस है, ये हमने इनिशियल स्लाइड्स में भी डिस्कस करा था। तो इस चैप्टर की हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन द लाइट क्योर एंड द केमिकल क्योर कंपोजिट्स का। तो ये याद रखना अगेन इंपॉर्टेंट है, केमिकल क्योर कंपोजिट्स के अंदर श्रिंकेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मटेरियल मिलेगा और in light pure composites the shrinkage will be towards the light source। is that clear? कोई क्वायरी है तुम लोगों की? टाइम हमारा ऑलमोस्ट एंड के करीब है। Is that clear? मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दो सो दैट मुझे आइडिया हो सके कि यहाँ तक कंटेंट क्लियर है। ओके, ऑलमोस्ट हमारी 4-5 स्लाइड्स रह गई हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करने के बाद देन वी विल गो टू मूव टुवर्ड्स द एडहेसिव रेस्टोरेटिव मटेरियल वाला जो चैप्टर है स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, नाउ आई एम एंडिंग द लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह।